भारतीय शिक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। दशकों से जो 10+2 वाला सिस्टम चला आ रहा था, वो अब कह सकते हैं इतिहास बन रहा है। बिल्कुल। और उसकी जगह एक नई संरचना ले रही है। हाँ, और आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास NEP 2020 और NCF 2005 से लेकर जो नया NCF 2023 है, उस पर काफी दिलचस्प सोर्सेज हैं। और इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, NEP 2020 एक सपने जैसा है, एक विजन। कि हमें पहुंचना कहाँ है। एग्जैक्टली। फिर है NCF 2005 जो हमारी पुरानी नींव थी, जिसने बोझ रहित शिक्षा की बात शुरू की थी। और अब है NCF 2023 जो उस नए सपने तक पहुंचने का एक तरह से रास्ता है। एक गूगल मैप की तरह। हाँ, कह सकती है, एक डिटेल्ड गूगल मैप। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज सबका ध्यान खींचती है वो है ये नया ढांचा 5+3+3+4 पुराने 10+2 के मुकाबले। ये देखने में थोड़ा जटिल लगता है ना। हाँ, पहली नजर में ये सिर्फ नंबर लगते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे एक सोर्स में कहा गया है, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये बच्चे के दिमागी विकास का नक्शा है। दिमागी विकास का नक्शा, अच्छा। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। 5 यानी आधारभूत चरण। जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो है कोई टेक्स्ट बुक नहीं। तो अगर किताबें नहीं हैं तो क्लास में बच्चे करेंगे क्या? यही तो सारा खेल है। यहाँ जोर सिर्फ खेल आधारित शिक्षा पर है। खिलौने, पहेलियां, कहानियां। मतलब बस्ते का बोझ नहीं, बचपन का जोश वाली बात। बिल्कुल। और इसका एक बहुत गहरा मकसद है, जिसे कहते हैं FLN। FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। जी। लक्ष्य ये है कि क्लास 3 तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चा ठीक से पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ्स करना सीख जाए। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत टिकेगी। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो इमारत गिर जाएगी। हाँ, इसीलिए यहाँ जिज्ञासा को जगाने पर जोर है, रटने पर नहीं। ठीक है, तो 8 साल की उम्र तक बच्चा खेल खेल में सीख गया। अब आता है अगला चरण, प्रारंभिक चरण, क्लास 3 से 5। 8 से 11 साल के बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? क्या अब असली पढ़ाई शुरू होती है? विज्ञान, गणित। यहाँ का फोकस है खोज आधारित शिक्षा पर। मतलब विज्ञान और गणित को रटाने के बजाय उन्हें सवालों और प्रयोगों से समझाया जाएगा। और यहीं पर भाषा वाला एक बड़ा जरूरी पहलू आता है कि कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। जी, और ये वैज्ञानिक रूप से साबित है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे तेज सीखते हैं, उनका दिमागी विकास सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना है? मान लीजिए मुंबई या दिल्ली की एक क्लास है जहां कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल, कोई बंगाली, तो टीचर क्या करेगा? ये इस पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और हमारे सोर्स भी ये मानते हैं। इसे लागू करना खासकर शहरों में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली है। ये बात तो है। इसका समाधान शायद टेक्नोलॉजी और मल्टीलिंगुअल टीचर्स की ट्रेनिंग से निकलेगा, लेकिन हाँ, ये एक लंबा रास्ता है। चलिए अब मध्य चरण पे आते हैं, क्लास 6 से 8। यहाँ से तो चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाती है। हाँ, यहाँ से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो रही है और कोडिंग भी। मतलब बढ़ईगिरी, बागवानी और साथ में कोडिंग, ये तो बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? एक तरफ भारत का पारंपरिक गुरुकुल और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप कल्चर। शायद यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन एक धारणा रही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। क्या ये सोच बदलेगी? बिल्कुल, और यही तो इसका मुख्य उद्देश्य है। जब इसे हर बच्चे के लिए अनिवार्य किया जाएगा तो श्रम की गरिमा स्थापित होगी। मतलब हाथ का काम और दिमाग का काम दोनों बराबर जरूरी हैं। सही बात है। और इसी में एक कंसेप्ट है 10 बैगलेस डेज। मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे पर बिना बस्ते के, तो फिर वो करेंगे क्या? ये किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ने का एक तरीका है। अच्छा। इन 10 दिनों में बच्चे शायद किसी स्थानीय कारीगर के पास जाएंगे या किसी नर्सरी में पौधों के बारे में सीखेंगे। ये अनुभवात्मक शिक्षा है, मतलब करके सीखना। और आखिर में आता है माध्यमिक चरण, क्लास 9 से 12। और यहाँ सबसे बड़ा, शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव है, कोई स्ट्रीम नहीं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की दीवारें खत्म। छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं, फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं। हाँ, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसका लक्ष्य है छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की क्षमता को बढ़ाना। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, जब कोई छात्र फिजिक्स के साथ संगीत और इतिहास पढ़ेगा तो कॉलेज में एडमिशन कैसे लेगा?
क्या हमारे विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार हैं? अभी तो नहीं है, और ये इस बदलाव का वो पहलू है जहां पूरे सिस्टम को खुद को बदलना होगा। ये तो एक झटके में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में शायद कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे उच्च शिक्षा को भी अपने दायरे तोड़ने ही पड़ेंगे। तो ये तो ही नए स्ट्रक्चर की बात। अब जरा पुराने और नए एनसीएफ की तुलना करते हैं। एक सोर्स में इसकी तुलना एक पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड करने से की गई है। ये एक बेहतरीन तुलना है। देखिए, NCF 2005 उस पुराने भरोसेमंद कंप्यूटर की तरह था जिसका मेन काम था सिस्टम का तनाव कम करना, स्ट्रेस रिडक्शन। हाँ, उसका नजरिया रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट था। और एनसीएफ 2023? ये एक बिल्कुल नया सुपरफास्ट कंप्यूटर है। इसका फोकस भविष्य के कौशल पर है और इसका नजरिया समग्र यानी होलिस्टिक है। रचनावादी बनाम समग्र, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। एक बच्चे के लिए क्लासरूम में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, रचनावादी नजरिया कहता था कि बच्चा ज्ञान को ईंटों की तरह जोड़ता है, उसे फैक्ट्स दो और वो समझ जाएगा। समग्र नजरिया, जो NCF 2023 का आधार है, वो कहता है कि बच्चा एक पौधे की तरह है। आप सिर्फ पौधे को पानी यानी ज्ञान नहीं दे सकते, आपको मिट्टी यानी उसकी इमोशनल सिक्योरिटी, धूप यानी उसकी क्रिएटिविटी और हवा यानी उसके सोशल स्किल्स, सबका ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो सिर्फ दिमाग का नहीं, पूरे बच्चे का विकास। एग्जैक्टली। और एग्जाम का सिस्टम भी बदल रहा है। CCE की जगह अब परख आ रहा है। ये परख क्या चीज है? परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। 360 डिग्री मतलब इसमें मूल्यांकन सिर्फ टीचर नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा? इसमें 3 स्तर पर मूल्यांकन होगा। छात्र का खुद का मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट, उसके सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन यानी पीयर असेसमेंट, और फिर टीचर का मूल्यांकन। अच्छा, तो इसमें बच्चा खुद बताएगा कि उसने क्या सीखा, उसके दोस्त बताएंगे और फिर टीचर। हाँ, इससे रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी का एक आईना बन जाएगा। पर ये प्रैक्टिकल है। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं। क्या एक टीचर के लिए हर बच्चे का इतना डिटेल्ड मूल्यांकन करना संभव है? ये जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती है, और इसे लागू करने के लिए शिक्षकों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा शायद? बिल्कुल। ऐप बेस्ड सिस्टम्स टीचर की मदद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पूरी प्रणाली की सफलता या असफलता की चाबी वो टीचर ही है। जाहिर है, मतलब अब टीचर ज्ञान का डिक्टेटर नहीं रहा। नहीं, अब वो सीखने का साथी या सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर होगा। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करना है। बच्चों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे हैं। तो कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ किताबों या क्लासरूम का नहीं, बल्कि पूरी सोच का है। जी, रटने की संस्कृति से हटकर 21वीं सदी के स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इन पे जोर है। और लक्ष्य, जैसा कि कहा जाता है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। ये पूरी प्रणाली छात्रों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। उन्हें सोचना सिखाना, न कि सिर्फ जानकारी देना। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। जब ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की दीवारें सच में टूट जाएंगी और छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की पूरी आजादी मिलेगी, तो आज से 15-20 साल बाद हम किस तरह के नए और अनोखे करियर कॉम्बिनेशन देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई छात्र बायोलॉजी के साथ संगीत और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पढ़कर हेल्थकेयर में कोई ऐसी क्रांति ला सकता है जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं? या कोई इतिहास के साथ डेटा साइंस पढ़कर भविष्य का अनुमान लगा पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।